आपके लिए एक सवाल है, इनकम स्टेटमेंट कंपनी की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बाकी दो कौन से होते हैं कमेंट करके बताइए बिना गूगल किए, क्योंकि आज के वीडियो में हम सीखेंगे इनकम स्टेटमेंट को कैसे पढ़ा जाता है। मैं आदित्य अयंगार सीएफए आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना हो। आज समझेंगे एक इनकम स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है और समझना है। एक इनकम स्टेटमेंट आपको टिपिकली दो अलग फ्रीक्वेंसीज में रिपोर्ट होती है। सबसे पहले क्वार्टरली और फाइनेंशियल ईयर के एंड पर ये कंपाइल होती है फॉर एन एनुअल इनकम स्टेटमेंट। कुछ कंपनीज आपको हाफ ईयरली इनकम स्टेटमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इन स्टेटमेंट्स का काम काफी सिंपल होता है। ये आपको बताते हैं कि इस टाइम पीरियड में कंपनी ने कितने पैसे कमाए, कहां से इन्हें कमाया और इन पैसों को कमाने कितने पैसे खर्च करने पड़े और ये किन जगहों पर खर्च हुए। ऑलवेज रिमेंबर दैट एक इनकम स्टेटमेंट थ्रू अ टाइम पीरियड होती है। जैसे मान लीजिए अप्रैल से जून के क्वार्टर के लिए, यहाँ पर आपको इस टाइम पीरियड के लिए कंपनी अपनी परफॉर्मेंस बताती है। ये क्लैरिफिकेशन हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बैलेंस शीट एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड होती है। मतलब एज ऑन दिस डे कंपनी की बैलेंस शीट ये कहती है। On the other hand, through this time period, कंपनी की इनकम स्टेटमेंट ये चीज कहती है। ये डिस्टिंक्शन हमेशा याद रखना। चलिए लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन आइटम जो आपको एक इनकम स्टेटमेंट पे दिखती है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या फिर सिंपल वर्ड्स में सेल्स। यहाँ पर कंपनी आपको बताती है कि इस फाइनेंशियल पीरियड में उन्होंने अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से कितने पैसे कमाए। मोस्ट केसेस में इस नंबर में एक पॉजिटिव चेंज देखना एक अच्छा साइन होता है। नेक्स्ट अप वी हैव एक्सपेंसेस। यहाँ पर कंपनी आपको बताती है कि उसने इस सेम फाइनेंशियल पीरियड में कितने पैसे खर्च किए और वो कहाँ खर्च किए। मोस्ट केसेस में वो आपको यहाँ पर एक ब्रेकअप भी देंगे कि इस पूरे कॉस्ट में एम्प्लॉय कॉस्ट कितना था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना था, मार्केटिंग कॉस्ट कितना था एंड सो ऑन। आप इससे समझ सकते हैं कि कंपनी के सारे स्पेंड्स कहाँ पर किए जा रहे हैं। और इसके बाद आता है एक बहुत ही क्रूशियल मेट्रिक जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फर्क आपको अब समझेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कंपनी अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से कितना पैसा कमा रही है प्रॉफिट में। दैट मींस अपने डे टू डे बिजनेस के रेवेन्यू से अगर हम एक्सपेंसेस हटा दें तो जो फिगर हमें मिलता है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दिस मीन्स द प्रॉफिट जनरेटेड बाय द कोर बिजनेस। अगर आप इस फिगर को कंपनी के रेवेन्यू से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन में ग्रोथ ये जनरली एक अच्छा साइन होता है। अब देखिए हमने ऑपरेटिंग इनकम को अलग से इसलिए समझाया क्योंकि इसके बाद की लाइन आइटम होती है अदर इनकम। यानी अगर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वहां से कंपनी को डिविडेंड मिला है, या फिर अगर कंपनी ने बॉन्ड्स खरीदे हैं, एफडी खरीदी है और यहाँ से कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है तो वो अदर इनकम में रिकॉर्ड होता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अदर इनकम कंपनी के कोर बिजनेस से काफी अलग है। उनको वो इनकम प्योरली इन्वेस्टमेंट करने की वजह से मिला है। बोलने का ये मतलब है कि अपने कोर बिजनेस को कंडक्ट करने से जो इनकम नहीं आता वो अदर इनकम में रिकॉर्ड होता है। ज्यादातर कंपनीज आपको इस अदर इनकम में एक प्रॉपर ब्रेकडाउन देंगे ये बताकर कि ये अदर इनकम कहां से आया है। यहाँ पर आपने एक की आइटम देखनी है जो है एक्सेप्शनल आइटम्स। इसका मतलब होता है अगर कंपनी को किसी वन ऑफ सोर्स से एक्स्ट्रा इनकम आया है, जैसे मान लीजिए कंपनी ने कोई एसेट सेल किया या फिर कंपनी एक केस जीत गई और वहां से लॉसूट की सेटलमेंट अमाउंट आई। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने एक साल में 100 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, उसके अगले साल में 1000 करोड़ का। आपने चेक करना है कि ये जंप बिजनेस से आई थी या एक्सेप्शनल आइटम्स से। इसके बाद आता है इंटरेस्ट जो कंपनी के शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेट को सर्विस करने पे किया जाता है। हम इसे इतने बाद में इसलिए प्लेस करते हैं क्योंकि आइडिया काफी सिंपल है। पहले हम देखते हैं कि ये कंपनी एज अ बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, विच मीन्स ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल। उसके बाद हम इस पे डेट का इम्पैक्ट देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है और वो ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल है, लेकिन हाई डेट की वजह से वो इंटरेस्ट कॉस्ट हटाने के बाद लॉस बना रही है। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि उस कंपनी का बिजनेस सॉलिड नहीं है। इसके बाद आपको दिखेगा डेप्रिसिएशन, विच मीन्स कंपनी के एसेट्स पर जो वेयर एंड टेयर होता है उसका कॉस्ट। लेकिन अब आपके दिमाग में आया होगा कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आपने नया फोन लिया, ऑब्वियसली इस पर वेयर एंड टेयर होगा जिससे इसकी वैल्यू घटेगी। आप ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हो एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप इसके लिए पे तो नहीं करते ना। देखिए काफी सिंपल है। मान लीजिए कंपनी ने एक मशीन खरीदी 1 करोड़ रुपए की। अब ये मशीन कंपनी बोलती है कि हम 10 सालों के लिए यूज करेंगे।
तो आपको ऐसा नहीं लगता इसकी पूरी एक्सपेंस पहले ही साल में रिकॉर्ड करना थोड़ा बहुत अनफेयर होगा? इसीलिए कंपनी इस पूरे एक्सपेंस को ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स रिकॉर्ड करती है और इस एक्सपेंस को थोड़ा थोड़ा करके एज डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करती है अपने इनकम स्टेटमेंट पर। बेसिकली इस एसेट को कंपनी अपने पूरे लाइफ साइकिल के ऊपर अपनी इनकम स्टेटमेंट पर रिकॉर्ड करती है। इस चीज को हम कहते हैं कैपिटलाइजिंग एन एसेट। प्लीज इस चीज को डिटेल में समझने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि हम अकाउंटेंट्स नहीं है। मैंने बस आपको शॉर्ट में समझाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और उसके बाद आता है अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। ये आपको बताता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स पर टैक्स इंपैक्ट कितना है। बेसिकली कंपनी किस इफेक्टिव टैक्स रेट पर टैक्सेस पे कर रही है। इफेक्टिव टैक्स रेट मतलब सारी एक्सपेंसेस और बेनिफिट्स को एडजस्ट करने के बाद जो टैक्स रेट बनता है वो। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। अब नेचुरली आपको ऐसा लगा होगा अगर रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इट्स नॉट दैट सिंपल। अगर एक कंपनी के अर्निंग्स में बहुत बड़ा जंप आया है तो सबसे पहले जाके एक्सेप्शनल आइटम्स चेक करो, ऑडिटर्स के ओपिनियंस देखो, एक्सपेंसेस का ट्रेंड चेक करो कि यहाँ पर कोई बदलाव है या नहीं। ये सारे सवाल पूछना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जस्ट बिकॉज आप इनकम स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, आप प्योरली नंबर्स के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते। कई बार हमें कंपनी के अर्निंग्स में ड्रॉप आता दिखता है और हम सोचते हैं कि शायद ये अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन शायद ये ड्रॉप टेम्पररी रीजंस की वजह से हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि कंपनी का बिजनेस एक्चुअली साउंड है और इन्वेस्टर्स ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। बोलने का ये मतलब है कि ये सारी चीजें आपको तब समझेंगी जब आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को अच्छे से पढ़ोगे, एनालिस्ट के कंसेंसस ओपिनियंस को देखोगे और साथ ही कंपनी के अराउंड जो सारी न्यूज है इसे अच्छी तरह से फॉलो करोगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट कंपनी की एनालिसिस इनकम स्टेटमेंट के लेवल पर सिर्फ शुरू होती है। वैसे हमने तो की इनकम स्टेटमेंट की बात, बाकी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं ये आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.